हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कोच। आज हम लोग कैट 22 का स्लॉट वन क्यूए डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें हम लोग कैट 23 का तीनों स्लॉट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग स्लॉट वन स्टार्ट करेंगे 22 का। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, एक एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एज ने स्टार्ट किया है कैट 24 के लिए 100 डेज क्रैश कोर्स, जिसमें आपको 50% डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है, जिसमें आपकी फीस हो जाएगी 12,500 फॉर ऑफलाइन बैच एंड फॉर ऑनलाइन 7,999। जिसकी कुछ बेसिक डिटेल्स हैं कि बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलेगा। 4 आवर्स की रेगुलर क्लासेस होगी, वीडियो बैकअप मिलेगा आपको हर सिंगल क्लास का, एंड टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, एंड वेट जेडीपीआई की प्रिपरेशन के लिए भी सपोर्ट मिलेगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स में, या फिर विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिस D72 सेक्टर पे, अलीगंज, लखनऊ। सो मूव ऑन टू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ थ्री इंटीजर्स the average of three integers is 13. So three integers, it could be a b c, right? इसका एवरेज 13 है। when a natural number n is included, the average of four integers, अगर हम इसमें n को भी इंक्लूड करें, the average of four integers remains an odd integer. okay, मतलब एवरेज नहीं पता है, पर इनका एवरेज जो भी होगा वो ऑड होगा। the minimum possible value of n आपसे पूछा गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा। अगर मैं शुरुआत करूं इन तीनों नंबर से, इनका एवरेज दिया था 13, इट मीन्स कि इनका जो सम होगा वो हो जाएगा 13 इंटू थ्री, दैट इज 39। और इसमें एक अगला नंबर n आप ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो जो एवरेज है, अब प्रॉब्लम ये है कि इन चारों नंबर का एवरेज नहीं पता। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि इनका एवरेज a है, कैपिटल A, तो टोटल हो जाएगा 4a, है ना। सम इज एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन, इसको इक्वेट कर सकते हैं। नाउ हमको दो कंडीशंस पता है कि a जो है वो ऑड नंबर है, ठीक है, और n फाइंड आउट करना है, राइट। सो अभी देखो आइडिया क्या है, आप n की वैल्यू रख के देखिए। अगर मैं यहाँ रखूं व्हाट इज a, सो आप बोलेंगे 39 प्लस n डिवाइडेड बाई 4। a शुड बी ऑड नंबर, तो यहाँ पे n की क्या वैल्यू रख सकते हैं जिससे कि ये ऑड नंबर बने, पहली चीज। दूसरा, पहले तो डिवाइड हो। ठीक है, जैसे अगर मैं 1 रखूं, फॉर एग्जांपल मैं n की जगह 1 रखूं, तो 40/4, हाँ डिवाइड तो हो रहा है बट 10 आ रहा है, a को ऑड आना चाहिए, राइट। अगर 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है तो कंफर्म है कि अगला 4 के गैप पे सेटिस्फाई करेगा, 5 पे सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे आप 1 रख रहे हो तो a की वैल्यू आ रही है 10, जैसे आप 5 रखोगे a की वैल्यू आएगी 11, विच इज ऑड नंबर। सो n की वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, जो फर्स्ट वैल्यू है जिसपे ये सेटिस्फाई कर रहा है वो 5 है, तो n की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 5। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर नेचुरल नंबर x y z, फॉर नेचुरल नंबर्स x y z आर नेचुरल नंबर, ठीक है। एक कंडीशन दिया है एक्स वाई प्लस वाई जेड इज इक्वल्स टू 19, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन, वाई जेड प्लस एक्स जेड इज इक्वल्स टू 51, एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बताना है एक्स वाई जेड का क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें एक काम कर सकते हैं अपन। अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करूँ, इस इक्वेशन को, तो ऐसे लिख सकता हूँ। सो ओनली पॉसिबिलिटी हियर इज 19 इंटू वन, या 1 इंटू 19, लाइक ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है, या फिर ऐसा भी लिख सकता हूँ। नाउ द प्रॉब्लम इज विद सेकंड केस, अगर आप दो नेचुरल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो मिनिमम टू मिनिमम भी अगर होगा, दोनों नेचुरल नंबर अगर इक्वल भी हो गए तो 2 होगा, राइट। यहाँ पे आ रहा है 1, x प्लस जेड 1 नहीं हो सकता, तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर 19 प्रोडक्ट लाना है तो 1 होगा y का वैल्यू, और x प्लस जेड 19 होगा, जिसमें x क्या होगा, z क्या होगा, ये अभी हम लोग को देखना है, राइट। पर एक चीज कंफर्म हो गई, y की वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको z कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 51। नाउ यहाँ देखना केसेस क्या बन सकते हैं। एक बन सकता है कि अगर मैं 1 और 51 लूँ, ठीक है,
1 और 51 हो सकता है, पर आप चाहते हो कि एक्स वाई जेड की वैल्यू मिनिमम पॉसिबल हो, तो कोशिश ये करिए कि प्रोडक्ट जितना भी क्लोज हो, प्रोडक्ट करने में जो आप 51 प्रोडक्ट बनाने में नंबर्स ले रहे हैं वो जितने क्लोज हो जाए उतना बेहतर है। जैसे लेने को तो मैं ये भी ले सकता हूँ, ठीक है, 1 का रिवर्स होगा 51 × 1, वो ऑब्वियसली पिछले लॉजिक से वो एलिमिनेट हो जाएगा। अगला हो सकता है 3 × 17, ठीक, या 17 × 3 भी हो सकता है, ठीक। अब इन दोनों केसेस में z की वैल्यू, जैसे अगर आप यहाँ चेक करें, z की वैल्यू इस केस में हो जाएगी, मैं इस केस के लिए वैल्यूज लिख रहा हूँ, z की वैल्यू इस केस में हो जाएगी 3, सिंस फ्रॉम प्रीवियस केस वी नो कि y की वैल्यू 1 है, ठीक है, फ्रॉम प्रीवियस केस वी नो कि y की वैल्यू 1 है, ठीक है। एंड दूसरी बात, x प्लस z की वैल्यू यहाँ देखिए, अगर आप, ये मैं लिख दे रहा हूँ कि प्रीवियस केस से हमको क्या पता है, दो चीजें पता है, ये दो चीजें पता है, राइट। तो y की वैल्यू 1 है, x प्लस z की वैल्यू 19 है। अब अगर आप z को यहाँ बोल रहे हो, z को बोल रहे हो आप 3, तो 3 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है। हाँ, ये काम करेगा, 16 प्लस 1, x की वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है, और y की वैल्यू 1 जो ऑलरेडी पता है। तो आप चेक करिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, और इसमें प्रोडक्ट निकालोगे तो 48 आएगा, इससे प्रोडक्ट आ रहा है 48, ठीक है। अगर मैं सेकंड केस लेता, अगर मैं सेकंड केस लेता, अब देखो क्या होता, z हो जाता तुम्हारा 17, ठीक, x प्लस वाई की वैल्यू तुम बोल रहे हो 3, ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू तुम बोल रहे हो 3, जिसमें y की वैल्यू है 1, और x प्लस वाई की वैल्यू 3 है, तो x हो जाएगा 2, x हो जाएगा 2, राइट, स्ट्रेट अवे। और एक और कंडीशन ये वाली, हाँ ये सेटिस्फाई कर रही है, x प्लस जेड 19, ठीक है। तो इससे जो प्रोडक्ट निकालोगे, x इंटू वाई इंटू जेड करो, ये आएगा 34, ऊपर आ रहा है तो 48, तो कम कहाँ से आ रहा है, सेकंड केस से, तो पहला केस नहीं हो सकता, तो सेकंड केस से एक्स वाई जेड आएगा 2 इंटू 1 इंटू 17, सो आंसर वुड बी 34, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Pinky is standing in a queue at a ticket counter. Suppose the ratio of number of person standing ahead of Pinky to the number of person standing behind the Pinky in the queue is 3:5. Suppose ये Pinky है, Pinky के आगे कुछ लोग होंगे और Pinky के पीछे कुछ लोग होंगे एक लाइन में। तो जो आगे लोग हैं वो 3, और पीछे जो लोग हैं वो 5, 3:5 का रेशियो, मतलब इसको मैं 3 के और 5 के लिख सकता हूँ, है ना। द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू इज लेस देन 300, ओके। इसके हिसाब से जो हमने लिखा उसका टोटल होगा 8k प्लस 1, दिस इज लेस देन 300, एक इनइक्वालिटी बन गई, सो 8k इज लेस देन 299, सो k वुड बी, 8 से डिवाइड करें अगर अपन, तो आएगा ये 3 टाइम्स, बचेगा 5, 7 टाइम्स आई गेस, 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 37 पॉइंट समथिंग समथिंग। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ पिंकी, के मैक्सिमम, देखो अगर मैं के मैक्सिमम कर दूं तो ये 3k भी मैक्सिमम हो जाएगा, तो 3k की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है, इट कुड बी 3 इंटू, इट कैन बी 3 × 37, क्योंकि 37 पॉइंट समथिंग समथिंग में लिखा है कि k इज लेस देन 37 पॉइंट समथिंग, तो इससे कम इंटीजर वैल्यू क्या हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन इंटीजर ही होंगे 37, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू 37 हो सकती है यहाँ पे, ओके। तो 3 × 37 इज 111, ठीक है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 111। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, इन अ विलेज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल, in a village the ratio of male to female is 5:4, पहली चीज। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट मेल टू इलिटरेट, सॉरी, लिटरेट मेल टू लिटरेट फीमेल, ओके। तो अगर मैं इसका फर्दर डिवीजन करूं, तो मेल में एक पोर्शन होगा लिटरेट का और एक होगा इलिटरेट का, सिमिलरली फीमेल में
एक पोर्शन होगा इलिटरेट और एक पोर्शन होगा लिटरेट। ओके, सो यहाँ लिखा है मेल और लिटरेट फीमेल का रेशियो 2:3 है। इट मीन्स कि अगर ये 2x है तो ये 3x होगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलिटरेट मेल टू इलिटरेट फीमेल इज 4:3। मीन्स कि अगर ये 4y होगा तो ये 3y होगा। सिंपल, राइट? नाउ आगे लिखा है इफ 3600 मेल इन अ विलेज आर लिटरेट, इट मीन्स कि मैं इस वाली क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकता हूँ। 2x की वैल्यू 3600 है, सो x शुड बी 1800। सो 3x की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 1800, 18 इंटू 3 5400। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज तो पता चल गई, पर इन दोनों वैल्यूज का सम होगा 5 यूनिट और इधर इन दोनों वैल्यूज का यूनिट सम होगा 4 यूनिट्स। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ फीमेल। ओके, सो अगर मैं y निकाल लूं किसी तरह से तो टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं क्या, देखना। टोटल मेल अगर मैं लिखूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3600 प्लस 4y डिवाइडेड बाई टोटल फीमेल 5400 प्लस 3y इज इक्वल्स टू मेल अपॉन फीमेल, टोटल मेल एंड टोटल फीमेल। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से, बस एक कैलकुलेशन है, इसको खत्म करते हैं। इज इक्वल्स टू, ये आएगा आपका 25, ठीक है, 27 और 15। सो y की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 14,400। तो 27 से 14 माइनस करा तो 13, 13,000 में से 400 माइनस करा तो 12,600। तो y की वैल्यू आ गई 12,600। ठीक है, सो 3y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मुझे टोटल फीमेल बताना है। 3y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे इसका 3 टाइम्स 18, 6 एंड 7 एंड 3, 37,800। तो टोटल फीमेल इज 5400 प्लस 37,800। ये आएगा 00, 4 एंड 8 12, 7 एंड 5 12 एंड 1 13, 43,200 टोटल फीमेल का नंबर हो जाएगा। सिंपल रेशियो बेस्ड सवाल था। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, the average weight of students in a class increased by 600 grams when some new student join the class. Okay. First of all, starting में कितने number of students हैं नहीं पता, क्या उनका एवरेज है कोई आइडिया नहीं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एवरेज स्टार्टिंग का कोई आइडिया नहीं। ठीक है, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसमें कितने लोग हैं कोई आइडिया नहीं। ठीक है, उनका एवरेज क्या है, कहीं लिखा है क्या, आइडिया तो नहीं है, बट एक रिलेशन है। इफ द एवरेज वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट इज 3 किलोग्राम मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट मीन्स कि अगर आप ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सपोज ए लेते हो, ठीक है, और एवरेज को एक्स लेते हो स्टार्टिंग का, और मान लेते हैं कि बाद में बी लोग ज्वाइन करते हैं, तो उनका एवरेज ओरिजिनल एवरेज से 3 किलोग्राम ज्यादा है, तो x+3 हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेशन तो बनेगा कुछ ना कुछ। सो एंड फाइनली जो एवरेज आएगा वो 600 ग्राम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, और क्या है इसके अंदर। देन द रेशियो देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ओरिजिनल स्टूडेंट्स टू द न्यू स्टूडेंट्स, मतलब ए इज टू बी बताना है बेसिकली। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, तो सम पे इक्वेशन बनेगा, टोटल हो जाएगा यहाँ पे ए एक्स, नई टीम का एवरेज होगा, सम होगा बी इंटू x+3। ठीक है, ये ज्वाइन कर रही है, टोटल अब लोग हो जाएंगे a प्लस बी। ठीक है, और इनका एवरेज x से 0.6 ज्यादा होगा, क्योंकि ये सब कुछ किलोग्राम में लिया है। ठीक है, जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ax प्लस bx प्लस 3b, यहाँ से आएगा a मल्टीप्लाई करा तो ax प्लस 0.6a प्लस bx प्लस 0.6b। सो ax bx ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 0.6 अगर मैं सामने लेकर आऊं तो 3 माइनस 0.6 2.4b
is equals to 0.6a, or we can write a is equals to 4b. It means कि a is to b होगा 4 is to 1. ठीक है, ओरिजिनल ओरिजिनल टू न्यू पूछा गया है, ठीक है, ओरिजिनल टू न्यू इज 4:1, क्योंकि ऑप्शन 1:4 भी है तो ध्यान देना है, तो 4:1 आंसर है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, suppose the sum of first n terms of an arithmetic progression, sum of ये सम ऑफ n नेचुरल n टर्म्स का है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, तो ये दे रखा है तुमको n प्लस 2n square, if the nth term of the progression is divisible by, if the nth term is divisible by 9, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, तो मुझे मतलब किसी भी तरह से nth टर्म चाहिए रहेगा इस सवाल के अंदर, ठीक है, देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n क्या होगा, ठीक है, तो tn कैसे आएगा, इस पे थोड़ा सा लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सीरीज है 2, 2, 5, 8, 11, ये एक एपी है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 4 टर्म की एपी है, तो चारों टर्म्स का सम क्या है, ठीक है, सिंपल सा सवाल, तो आप बोलेंगे ये आएगा आपका 10 और 16 26, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 टर्म्स का सम क्या है, 3 टर्म्स का, तो ये आएगा तुम्हारा 10 5 15। अगर मैं यहाँ से सम ऑफ 4 टर्म्स में से सम ऑफ 3 टर्म्स माइनस करता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, तो ये आएगा 11 ऑब्वियसली। दिस इज, अगर आप टर्म में देखें, दिस इज फोर्थ टर्म। अगर मैं इसके लॉजिक बनाऊँ तो लॉजिक ये बन सकता है क्या, कि अगर मुझे कभी भी nth टर्म चाहिए रहेगा, तो सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स में माइनस कर दूँ, तो मुझे nth टर्म मिल जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है? ये यहाँ पे अप्लाई करो। तो Sn पता है, Sn माइनस 1 क्या होगा? Sn माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस 1 प्लेस करिए, प्लस 2 टाइम ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है? सो n माइनस 1 ट्वाइस करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो ये टर्म्स क्या आएंगे पहले ये देखो, n स्क्वायर आएगा, 1 आएगा, माइनस 2n आएगा, तो 2n स्क्वायर हो गया, प्लस 1 का 2 टाइम 2 हो गया, माइनस 2n का 2 टाइम्स 4n हो गया। तो एक स्टेप और लेते हैं, तो 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस n, माइनस का 3n प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, ये आ गया s ऑफ n माइनस 1। आपको tn लिखना है, tn कैसे लिखेंगे, s ऑफ n में से s ऑफ n माइनस 1 माइनस कर दें, s ऑफ n ये रहा, इसमें से माइनस कर दें s ऑफ n माइनस 1, तो साइन चेंज हो जाएगा सभी का, ठीक है, सो 2n स्क्वायर गॉट कैंसिल्ड, बचा क्या, ये दोनों हो गए कैंसिल, 4n माइनस 1, दिस इज nth टर्म, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब लिखा ये था कि जो nth टर्म है ये डिविजिबल है, ये मैं हटा रहा हूँ, ये डिविजिबल है 9 से। अब देखो, बहुत सारे तरीके हैं जिसमें से आप सॉल्व कर सकते हो, आप n की वैल्यू रखते रहो, कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जहाँ पे ये tn 9 का मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है, एक तो ये तरीका है, ठीक है, n रखते रहो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5, अब जैसे ऑप्शंस में 5 6 7 8 है, तो 5 से शुरू कर लो, क्यों 1 से स्टार्ट करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 रखता, अगर मैं n की वैल्यू 5 रखता, तो t5, ठीक है, t5, t5 आ जाता 20 माइनस 1 19, ये 19 से डिवाइड नहीं होता, अगर आप 6 रखो तो 24 में से एक गया 23 नहीं होगा, 7 रखो 28 में से एक गया 27 या 80 होगा, n इक्वल टू 7 पे होगा, कौन सा टर्म, 7 टर्म, तो 28 में से एक गया 27, हाँ ये डिवाइड हो रहा है, 8 रखोगे नहीं होगा, ठीक है, 32 में से एक गया 33, ये नहीं होगा, ठीक है, तो आंसर तो स्ट्रेट अवे 7 है इसका। और क्या हो सकता था, और सीख लो जब सीखने बैठेंगे, 4n माइनस 1 की वैल्यू जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो 9 का मल्टीपल हो, मतलब 9 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, तो 9 के रख दिया, तो यहाँ से n क्या हो जाएगा, 4 के, सॉरी n 9 के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। अब क्या करेंगे, अब रिवर्स काम करेंगे,
के की वैल्यू ऐसी रखेंगे जो 9 के मल्टीपल से एक ऊपर बढ़ेगी और 4 से डिवाइड होती हो, ठीक है? जैसे अगर मैंने k1 रखा फॉर एग्जांपल, k1 रखा तो ये हो जाएगा 10, नहीं डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि ये नेचुरल नंबर आना चाहिए। k2 रखा तो 18 नहीं होगा डिवाइड। k3 रखा 27 और एक 28, ठीक है? 28 मतलब k3 रखने से ये 28 बाई 3 28 बाई 4 7 बनेगा, तो n की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये भी तरीका हो सकता है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, ट्रेन्स ए एंड बी start traveling at the same time towards each other with constant speed from station Y and X respectively. Y and X से दो ट्रेन चलती हैं, A और B उनका नाम है, ठीक है, एक दूसरे की तरफ। ट्रेन ए रीचेज स्टेशन वाई इन 10 मिनट्स, ठीक है। ट्रेन ए 10 मिनट में स्टेशन वाई पहुंच जाती है। अगर ये डिस्टेंस मैं सपोज डी मानता हूँ, ट्रेन ए की स्पीड पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसकी स्पीड को ए ले लेते हैं, इसकी स्पीड को बी ले लेते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन बनेगा डी अपॉन ए इज 10, ठीक है। नेक्स्ट, while train B takes 9 minutes to reach station X after meeting train A. तो कहीं तो एक मीटिंग पॉइंट होगा, ये मान लेते हैं मीटिंग पॉइंट M है, तो M पे मिलने के बाद ट्रेन B को 9 मिनट लगता है। मतलब अगर ये डिस्टेंस सपोज मैं X लेता हूँ, तो इधर वाला ऑब्वियसली ये डिस्टेंस D माइनस X हो जाएगा। सो इस वाले स्लॉट में B को टाइम लगता है 9 मिनट, 9 मिनट टाइम टेकन बाय B। तो यहाँ से एक रिलेशन बन सकता है x अपॉन बी इज इक्वल्स टू 9। दो रिलेशन तो ये आ गए। दूसरी बात, मीटिंग टाइम इज ऑलवेज सेम, ठीक है। तो एक रिलेशन क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये डिस्टेंस मैंने x लिया है तो x अपॉन a शुड बी इक्वल टू d माइनस एक्स अपॉन बी। एक रिलेशन ये बन सकता है, राइट। सो अगर मैं इस रिलेशन से ही शुरू करूं, क्योंकि मेरे पास इसको जोड़ने के लिए दो रिलेशन ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, ए एंड बी के टर्म्स में लिख देता हूँ, ठीक है। ए हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक्स अपॉन ए हो जाएगा डी अपॉन 10, डी अपॉन 10 ऊपर गया, इज इक्वल्स टू डी माइनस एक्स अपॉन बी हो जाएगा एक्स अपॉन 9, एक्स यहाँ आया और 9 इधर आया, ठीक है। अब बनाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x² इज इक्वल्स टू 9d 9x, तो d मल्टीप्लाई होगा तो 9d² माइनस 9x ऑलरेडी है तो 9xd, ठीक है। ओके, सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा तुम्हारा 10d² माइनस या प्लस 9xd माइनस 9d² इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक तुम या तो d में देखो या फिर x में देखो, ठीक है। d में देखोगे तो x की टर्म में d आ जाएगा, या x में देखोगे तो x के टर्म में d आ जाएगा, सेम एक ही बात है, ठीक है। मैं सपोज इसको इन टर्म्स ऑफ d देखता हूँ, डिस्टेंस के टर्म में देखता हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस के टर्म में अगर आप देखें तो 9d² है, ठीक है। और इधर आपके पास 9d² है, और इधर आपके पास 9xd है, ठीक है। और मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टाइप होता है ना, ठीक है, इस तरह से। सो अगर आप यहाँ लिखें फैक्टराइज, तो ये होगा क्या, देखना जरा फैक्टराइज। प्रोडक्ट आ रहा है इसका 90, यहाँ पे 9 लिखा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको फॉर्मूले से कर देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 81x² माइनस 4ac, 4ac, ए है यहाँ पे माइनस का 9 तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू 9 इंटू 10 मुझे दिख रहा है 10x², तो 10 और मल्टीप्लाई होगा तो ये 360 हो गया, 360x² अपॉन 2a, 2 इंटू a इज माइनस का 9, ठीक है। सो x² ऑब्वियसली ये कॉमन आएगा, ठीक है।
तो x यहाँ पे बाहर आएगा, 81 प्लस 360 होता है तुम्हारा, 81 360 इज 441, मतलब ये 21 21 बन जाएगा ये। सो कुल मिला के d की वैल्यू ऐसा कुछ आएगी, d इज इक्वल्स टू -9x प्लस -21x अपॉन में आ जाएगा माइनस का 18। ठीक है, अगर मैं एक बार प्लस लेता हूँ तो 21, यहाँ प्लस लेता हूँ तो 21 में से 9 जाएगा। ठीक है, ऊपर नेगेटिव लिखा है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, तो लेने का कोई मतलब नहीं। अगर मैं माइनस लेता हूँ तो ये आएगा तुम्हारा 21 और 9 30 नेगेटिव का, और नीचे 18 लिखा है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 30/30x/18, विच कैन बी रिटन एज 5 6 से कैंसिल हो रहा है, 5x/3। तो d आ गया इन टर्म्स ऑफ x, या x भी निकालते तो यही ऐसा आता है 3d/5। ठीक है, सो अल्टीमेटली d और x में रिलेशन लाना जरूरी था। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमको फाइंड आउट करना है टाइम टेकन बाय b टू ट्रैवल फ्रॉम y टू x। y टू x का मतलब हुआ कि d अपॉन y निकालना है, टोटल d अपॉन b निकालना है। ठीक है, एक रिलेशन मेरे पास है b के लिए, ये रिलेशन, अगर मैं यहाँ पे इस रिलेशन के अंदर x की वैल्यू रखता हूँ तो x यहाँ से हो जाएगा 3d/5। ठीक है, 3d/5, x की वैल्यू इज इक्वल्स टू 9, पर हमें फाइंड आउट करना है सिर्फ d/b। ठीक है, ये इससे कैंसिल होगा 3 टाइम्स, सो आंसर इज 15, 15, ऑप्शन ए, ये इसका आंसर। अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है। ठीक है, और लॉजिक अगर पता रहेगा तो आप कर पाओगे। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है ज्योमेट्री से। ट्रेपेजियम ABCD, इसका डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से फिगर बनाते हैं। ट्रेपेजियम है ABCD, इसमें AD पैरेलल टू BC है, एक चीज पर एक और बात लिखिए, BAD 90 डिग्री है। मतलब अगर आप ऐसा कुछ बनाते हैं तो बी ए और डी ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद BC की वैल्यू 3 है, AD की वैल्यू 8 है, मतलब ये ज्यादा है। ठीक है, BC की वैल्यू, और इसके अलावा लिखा है AD और BC पैरेलल है। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, ये पैरेलल कर दिया, ये पॉइंट C होगा, ये 3 है, ये 8 है। ठीक है, अब इसको मिला दो, ये पूरा कंप्लीट ट्रेपेजियम बन गया। ठीक है, इंटरेस्टिंग। नाउ इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज 36, पेरीमीटर का मतलब होगा सारी भुजाओं का सम, सारी साइड्स का सम 36। एरिया बताना है क्या होगा, एरिया आपको पता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, वो करना है। चलो, अभी सारे वैल्यूज तो पता नहीं है, पैरेलल साइड्स तो पता है पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता है, तो पूरा फोकस ये होना चाहिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे है। ठीक है, देखिएगा, एक मिनट, लेट मी सिलेक्ट, यस। अगर ये डिस्टेंस को मैं y मानता हूँ तो यहाँ अगर मैं C पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये भी y होगा, ये 3 होगा, ये वाला डिस्टेंस 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट y² + 25। ठीक है, अब आप गौर से देखिए तो मुझे सारी साइड्स पता है, क्योंकि पहला रिलेशन में ट्रेपेजियम के पेरीमीटर पे बना होगा। तो पहला रिलेशन बनाने के लिए चलते हैं, तो 3 + 8 11 प्लस वाई प्लस अंडर रूट y² + 25, दिस इज इक्वल्स टू 36, और y प्लस अंडर रूट y² + 25 इज 25। एक रिलेशन क्या आ गया। ठीक है, तो दो वैल्यूज का सम 25 आ रहा है। अब या तो आप हिट एंड ट्रायल लगाइए कि यहाँ से y क्या हो सकता है, ताकि ये अंडर रूट से बाहर आए। अब 25 के बाद 36 ही होता है। ठीक है, 25 के बाद 25 36, हाँ 36 होता है। 36 का मतलब इसको 11 होना पड़ेगा, 11 होने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है, अगला क्या हो सकता है, 49 अगर बने, 49 के लिए ये कितना कम है, 24, नहीं नहीं बनेगा। इससे बेहतर है कि आप एक काम करिए, टाइम बढ़ेगा आपका बिना मतलब में, ये लिखिए इस तरह से। ठीक है, कहानी खत्म, क्वाड्रेटिक ही बना लो, खत्म करो बात।
तो वाई स्क्वायर माइनस 25 इधर आ जाएगा 625 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 50 वाई, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, ठीक है। सो 50 वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा 600, ठीक है। तो वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा 12, ठीक है। मतलब 12 पे सेटिस्फाई ये करेगा, ठीक है। सो वाई की वैल्यू 12 आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 आ गई, तुरंत लिखिए एरिया। अब तो कुछ बचा नहीं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 2 से ये 12 गया 6 टाइम्स, 11 इंटू 6 66 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। अच्छा सवाल था। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल कैलकुलेटिव है, गौर से देखिएगा। अंकिता बाइस 4 किलोग्राम काजू, 14 kilogram peanuts and 6 kilogram almonds when cost of 7 kilogram cashews is same as। चलिए ये स्टोरी चलती रहेगी तो एक एक करके लाइन बना लेते हैं। क्या क्या खरीदा गया है, क्वांटिटी 4 किलोग्राम काजू, ठीक है। पीनट खरीदा गया 14 किलोग्राम और एलमंड्स खरीदे गए हैं 6 किलोग्राम। अब इनके कॉस्ट के बारे में एक रिलेशन दिया गया है, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी। कॉस्ट में लिखा है कि कॉस्ट ऑफ 7 किलोग्राम काजू is equal to या सेम एज 30 किलोग्राम पीनट्स और 9 किलोग्राम एलमंड्स, ठीक है। तो यहाँ से एक रेशियो की थ्योरी होती है, उससे आप रेशियो निकाल सकते हैं सीपीए में। मैं मान ले रहा हूँ कि काजू का प्राइस सी है, पीनट का प्राइस पी है, आलमंड का प्राइस ए है। ये आसान रहेगा, राइट। तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो ये आएगा तुम्हारा एलसीएम 930 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। ये एलसीएम आएगा और 7 से डिवाइड करें तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 इज टू 30 से डिवाइड करें तो ये 21, और अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो 70, ठीक है। तो मैं मान सकता हूँ कि कॉस्ट इज 90 के, 21 के और 70 के, ऐसा। दिस इज कॉस्ट प्राइस पर किलोग्राम। नाउ सी मिक्सेस ऑल द थ्री nuts and makes a price for a mixture in order to make a profit of इतना, ठीक है। ओके, मार्कअप करें प्राइस को, ये अलग बात है। तो सबसे पहले तो कॉस्ट निकालो, इस पिक्चर का कॉस्ट क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टोटल कॉस्ट निकलेगा, क्योंकि आपको जो ये दिया है वो टोटल प्रॉफिट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, टोटल कॉस्ट निकालते हैं। टोटल कॉस्ट वुड बी 90 इंटू 4, ठीक है। 90 इंटू 4 इज 360 के, प्लस 21 इंटू 14, 21 कैलकुलेटिव है जैसा कि मैंने बोला। 21 इंटू 14, 14 एक बार 28 और एक 29, 294, 294 के, प्लस अगला आएगा 7 इंटू 6, 420 के, ठीक है। इनको ऐड करना है तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट वुड बी के रहेगा साइड में 4, 9 2 11 और 9 6 15 2 17, 4 2 6 3 9 और एक, हाँ 10, 1074 के, ये टोटल कॉस्ट आ गया। दिस इज टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। एंड अगर मैं बात करूं, उसने कुछ ऐसे प्राइजेस को सेट करा है कि प्रॉफिट 1752 का होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ये मार्क प्राइस होगा, और जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये टोटल क्वांटिटी के लिए है, ये जरूर याद रखना, ठीक है। ये जो मार्क प्राइस है ये टोटल मार्क प्राइस है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो उसने मार्क करा उसी पे अगर बिक गया तो 1752 का प्रॉफिट है, इसका मतलब ये मार्क प्राइस एक पर्टिकुलर केस में सेलिंग प्राइस बन रहा होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इस लॉजिक से मैं लिख सकता हूँ 1074 के प्लस 1752, दिस इज टोटल मार्क प्राइस जो उसने मार्क करा होगा टोटल क्वांटिटी के लिए, ठीक है, पूरी क्वांटिटी। और पूरी क्वांटिटी है कितनी, आप ये देख सकते हैं, 6 4 10 4 24, तो 24 किलोग्राम के लिए टोटल मार्क प्राइस ये है, 24 किलोग्राम के लिए टोटल कॉस्ट ये है। और अगर पर किलोग्राम निकालना हो तो 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी मिक्सचर का बन गया, दिस इज फॉर मिक्सचर, ये जो भी मैंने लिखा है फॉर मिक्सचर, ठीक है। इसके अंदर चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है सी सेल
4 किलोग्राम ऑफ मिक्सचर एट मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस का मतलब इसी प्राइस पे, पर ये तो टोटल 24 का है। इसका मतलब अगर मैं 1 किलोग्राम का निकालूंगा तो टोटल उसको कितना पैसा मिलेगा बेचने से, ये मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, देखिएगा टोटल सेल उसको क्या मिलेगा। पहले वो 4 किलोग्राम बेचेगी। देखो 4 किलोग्राम तो अलग चीज है, पहले तो ये लिख लो आप। 1752 24 किलोग्राम का है तो डिवाइड बाई 24, तो ये 1 किलोग्राम का हो गया। 4 किलोग्राम इसमें से बेचा तो इंटू 4, तो मैं बोल सकता हूँ ये 1/6 प्राइस हो गया। ठीक है, ये मार्क प्राइस पे बेचा था, और रिमेनिंग उसने बेचा है 20% डिस्काउंट पे। मतलब ये जो भी है उस पे 20% कम पे। तो 20% कम का मतलब हो जाएगा प्राइस होगा 4/5। किसका 4/5? 1074 के प्लस दिस डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, ये डिस्काउंटेड प्राइस है। इस पे उसने रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब 20 किलोग्राम बेच दिया। तो 20 किलोग्राम का मतलब यहाँ से आ जाएगा, ये कैंसिल होगा। ये आएगा तुम्हारा 5, ये आएगा 6। ठीक है, और 5 6 कैंसिल होगा तो ये 2/3 हो जाएगा। वो मुद्दे की बात है। तो सेलिंग प्राइस टोटल इतना मिला। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट मिलता है 744 रुपए का। ठीक है, तो अब प्रॉफिट का मतलब क्या है, टोटल सेलिंग प्राइस और टोटल जो उसने लगाया वो तो कांस्टेंट है हर बार। तो ये तो चीज कांस्टेंट है, तो इस केस में जो प्रॉफिट है ये टोटल सेलिंग में से, अब देखना मैं एक लाइन और नहीं बढ़ाना चाहता, दिस इज टोटल सेलिंग। ठीक है, इसमें से अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूं तो आएगा इतना, तो आएगा इतना। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक ही वेरिएबल है के को सॉल्व करेंगे के आएगा 4। ठीक है, अब ये चेक करके देख लेना, के आएगा 4। आपसे पूछा गया है उसने कितना बादाम खरीदने में खर्च किया, ये बताइए। तो आपको पता है बादाम खरीदने में खर्च हुआ था 420 के। 420 के इसकी वैल्यू पूछी गई, तो 420 इंटू 4, ये आ जाएगा तुम्हारा 1680, ऑप्शन ए। ठीक है, ये कैलकुलेटिव है और अच्छा लॉजिकल सवाल। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट को इस्तेमाल किया गया। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये सवाल एस सी एफ एल सी एफ बेस्ड है, एस सी एफ बेस्ड है बेसिकली। ठीक है, लेट ए बी द लार्जेस्ट, ए बी द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कीवर्ड तो ये लार्जेस्ट नंबर है जो डिवाइड करता है एक दूसरे नंबर को। मतलब ये जो होगा वो उस नंबर के एचसीएफ जैसा कुछ बनेगा, राइट। किसको डिवाइड करता है, नंबर है 3 पावर के प्लस 4 पावर के प्लस 5 पावर के। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर मतलब एचसीएफ क्या हो सकता है, इसके लिए मुझे के वैल्यूज चेक करने पड़ेंगे। अगर मैं के 1 रखता हूँ तो नंबर बनेगा 3 + 1 4 + 5, ये कितना आया 12। अगर मैं के 2 रखता हूँ तो ये आएगा 9 + 16 + 25, 25 25 50। अगर मैं के 3 रखता हूँ, ये 3 तक रखने सफिशिएंट है, उससे मैं आइडिया लगा लूंगा कि एचसीएफ क्या हो सकता है। ठीक है, तो 3 रखूंगा तो आएगा 27, 64 और 125। ठीक है, 125, ये हो गया तुम्हारा 80, और 11 91, 91 और 125 हो गया 6, 216, 216। ठीक है, तो जो नंबर इसको डिवाइड कर सकता है, आप देखना 12 और 50 का एचसीएफ हो सकता है 2। ठीक है, क्या 2 216 को भी डिवाइड करता है, यस। मतलब जो लार्जेस्ट नंबर है जो इन तीनों को और आगे वाले जितने भी इस फॉर्म के नंबर होंगे इनको डिवाइड कर सकता है, वो होगा 2। ठीक है, तो ए का लार्जेस्ट वैल्यू हो सकता है 2। ये प्योर एचसीएफ है बेटा। ठीक है, एचसीएफ का केस है। अगला नंबर है बी, उसमें भी लार्जेस्ट निकालना है, उसमें भी एचसीएफ करके ही आएगा। इसमें भी लार्जेस्ट निकालना है। ठीक है, किस नंबर को डिवाइड करता है, ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म दिस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसमें 4 पावर के तो मुझे लगातार कॉमन दिख रहा है, तो 4 पावर के बाहर निकालो, इधर आएगा 1 + 3, और 4 पावर के बाहर निकाला है आपने तो बचेगा 4 पावर 2 मतलब 16। तो ये नंबर सिंप्लीफाई होके हो गया 16 4 20, 20।
20 × 4 पावर k। ठीक है, अगर मैं k की वैल्यू 1 लेता हूँ, k की वैल्यू 1 लेता हूँ तो ये आएगा 80। अगर मैं k की वैल्यू 2 लेता हूँ तो 16 × 2, 16 × 2 32, 320। ठीक है, अगर मैं k की वैल्यू 3 लेता हूँ तो यह हो जाएगा तुम्हारा 64। 64 × 2 इज 128। 0। एचसीएफ देखें तो इन दोनों का एचसीएफ 80 आ रहा है। ठीक, क्या 80 इसको डिवाइड करेगा? यस करेगा। तो लार्जेस्ट नंबर जो हो सकता है जो इस सेट ऑफ पैटर्न को डिवाइड करेगा इज 80। तो बी का लार्जेस्ट वैल्यू हो सकता है 80। आपसे पूछा गया है कि a प्लस बी क्या होगा? a प्लस बी होगा आपका 2 प्लस 80 82। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, let A, B, C be non-zero real numbers such that B square is less than 4AC and fx जो आपको दे रखा है उसके फंक्शन बताया है ax square plus bx plus c। ठीक है, सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन है। If the set of S consists of all integers m such that f of m is less than 0। okay, तो ऐसे लैंग्वेज से तो अभी कुछ आइडिया लग नहीं रहा, तो एक काम करते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको राइट करिए। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको लिख सकते हैं इज लेस देन 0। ये केस बेसिकली गया है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 पे। ठीक है, तो अगर आपको आइडिया है तो ठीक, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। तीन केसेस होते हैं बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट के। एक केस जिसमें अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो दो रियल रूट्स होंगे। अब उसमें भी दो केसेस होते हैं। अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो इस तरह से दो रूट होंगे। अगर a लेस देन 0 हुआ तो डाउनवर्ड। अगर d इक्वल टू 0 हुआ तो एक सिंगल कॉमन रूट आएगा। ठीक है, respective cases for a is greater than 0 and a is less than 0, and in case अगर d less than 0 हुआ तो ये x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा ग्राफ। इसका मतलब है नो रियल रूट, मतलब इमेजिनरी रूट। ओके, सो इसमें भी दो केसेस अपवर्ड और डाउनवर्ड्स। ठीक है, सो आपका केस है d लेस देन 0। अब इसमें दो केसेस बन सकते हैं, आइदर दिस केस और दिस केस। ठीक, अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा केस लेना है? ये तब पता चल पाएगा जब आपको ए का आइडिया हो। इस सवाल में कहीं नहीं लिखा कि ए ग्रेटर देन 0 है या ए लेस देन 0। इसका मतलब मुझे दोनों केसेस को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। नाउ एक कंडीशन और लिखिए, एफ ऑफ एम इज लेस देन 0। एफ ऑफ एम इज लेस देन 0 का मतलब ये है कि आप फंक्शन में एम एक वैल्यू डालते हैं और फंक्शन नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, आप फर्स्ट वाले केस में देख पा रहे हैं कि ऐसा कोई स्पेस ही नहीं जहाँ पे फंक्शन नेगेटिव हो जाए। इसमें तो पूरा का पूरा फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है। इट मीन्स कि ये पॉजिटिव फंक्शन है। तो इस केस के लिए तो कोई भी ऐसी नो सच वैल्यू पॉसिबल, राइट? तो एम्प्टी सेट तो दिख रहा है एक ऑप्शन में। ठीक है, अगर आप सेकंड केस में आए तो इसमें हमेशा हमेशा फंक्शन नेगेटिव ही होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे गया है। इसका मतलब आप m की कोई भी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करिए, हमेशा फंक्शन नेगेटिव होगा। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज, ऑल इंटीजर वैल्यूज। तो ऑप्शन देखें तो ऑल इंटीजर वैल्यू भी अलग लिखा है, पर मेरे तो दोनों केसेस पॉसिबल है। इट मींस कि ऑप्शन सी आई आइदर द एम्प्टी सेट और सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आंसर हो जाएगा। राइट, स्ट्रेट अवे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इक्वेशन। लेट्स राइट क्विकली। ए कॉमन है इसमें से, तो a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 40। और सेकेंड वाले से b कॉमन है, तो b प्लस a प्लस 1 is equals to 28। or we can write a upon b is equals to 1 by 2, or b is equals to 2a। b is equals to 2a। so first वाले में अगर मैं b की जगह 2a रखता हूँ तो आएगा a, यहाँ रखोगे 2a तो a plus 2a is 3a plus 1 is equals to 14, और 3a square plus a minus 14 is equals to 0। now we have to factorize this। तो फैक्टराइज करेंगे तो 14 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ से एक वैल्यू हो सकता है 7 और अगला हो सकता है -6। 7 और -6 बनेगा प्लस का 1 और प्रोडक्ट में माइनस का 42। करेक्ट। अब जो भी आपने लिया उसका साइन चेंज कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर से। तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल नंबर लिखा था, तो ए शुड बी 2। इफ ए इज 2, इफ ए इज 2 तो बी यहाँ से हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ ए 4।
आपसे पूछा है 2a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। 2a प्लस बी हो जाएगा 2 इंटू टू प्लस 4, तो 4 प्लस 4 8, ऑप्शन बी आंसर हो। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ड ऑन मिक्सचर एंड एलिगेशन, question reads as a mixture contains lemon juice and sugar syrup in equal proportion। ठीक है, एक मिक्सचर के अंदर लेमन जूस और शुगर सिरप इक्वल प्रोपोर्शन में है, ये मिक्सचर है। नाउ इफ अ मिक्सचर इज क्रिएटेड, एक नया मिक्सचर क्रिएट किया गया बाय एडिंग दिस मिक्सचर एंड शुगर सिरप, ठीक है, प्योर शुगर को आपने सिरप बना के इसमें मिलाया, किस रेशो में मिलाया, 1:3 के रेशो में मिलाया, तो एक नया मिक्सचर बनेगा। ऑब्वियसली उसके अंदर भी लेमन जूस और शुगर सिरप होगा। आपसे पूछ रहा है कि वही बताइए कि किस रेशो में होगा, ये आपका सवाल है। ठीक है, सो अगर मैं एक काम करूं, क्योंकि आपको पता है कि 1:3 के रेशो में मिलाया, ठीक है, तो सिंपल इक्वेशन बना लीजिए, इसका काम हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं ये मान लेता हूँ कि ये क्वांटिटी Q है और 3 का रेशियो है, तो ये क्वांटिटी 3Q हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी 4Q हो जाएगा, राइट। प्रपोर्शन ऑफ, अब आप या तो शुगर पे या तो लेमन पे, मैं लेमन पे इक्वेशन बना रहा हूँ, तो लेमन यहाँ पे होगा 1:1 है, तो हाफ, Q का हाफ, ठीक है। शुगर में लेमन होगा नहीं, तो जीरो, जीरो लेमन। यहाँ से लेमन कितना, अब प्रॉब्लम ये है कि रेशियो नहीं पता, तो प्रपोर्शन ऑफ लेमन, प्रपोर्शन ऑफ लेमन इनटू टोटल क्वांटिटी। Q से Q कैंसिल, प्रपोर्शन ऑफ लेमन आ जाएगा 1/8। प्रपोर्शन ऑफ लेमन का मतलब ये है, दिस इज लेमन क्वांटिटी, दिस इज टोटल क्वांटिटी। आपसे पूछा है लेमन एंड शुगर का क्या रेशियो रहेगा, तो लेमन इज 1, शुगर शुड बी 7, तभी टोटल 8 आएगा। ऑप्शन डी 1:7। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसमें अगर आपको ग्राफ का आइडिया है तो ये सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहता कि इस तरीके का एक फंक्शन है, दिस इज फंक्शन, ठीक है, इसका ग्राफ मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ क्या आइडिया है। एक तो होता है कि आप इनइक्वालिटी के बेसिस पे सॉल्व करिए, कंडीशन बनाइए कि जब ग्रेटर देन 1 होगा तो कैसे ओपन होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 2 होगा तो कैसे ओपन होगा, 1 और 2 के बीच में होगा तो मॉड कैसे खुलेगा। वो सब करने के बाद आपको जो ग्राफ मिलता है उसको बनाने का तरीका मैं आसान बताता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आएगा 1 और 2, एक पॉइंट 1 हो गया, एक पॉइंट 2 हो गया, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ऐसा बोर्ड शेप, इस तरह से, ऐसा, ठीक है। ये वाला जो फेज है, ये मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और मिनिमम अगर एफ का निकालना है, मिनिमम अगर एफ का निकालना है, तो 1 और 2 के बीच का कोई भी वैल्यू आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं, 1 या 2 भी प्लेस कर सकते हैं। सपोज मैं 1 प्लेस करता हूँ तो ये आएगा 0, और ये आएगा आपका 1 माइनस 2 1, तो मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इस आइडिया को लेके इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, देखना कैसे सॉल्व होगा। देखिएगा, प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि एक क्रिटिकल पॉइंट तो क्लियर है, x-1 के अंदर 1 होगा, ठीक है। बट हो सकता है कि जो ये a है, x प्लस ए लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस का a होगा, ये पहली चीज हो सकता है, माइनस a इस साइड हो सकता है कि 1 इधर हो और माइनस a इधर हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। पर जो शेप रहेगा वो सिमेट्रिक रहेगा, ऐसा जो हम लोग ने पिछला डिस्कस किया, इस तरीके से शेप रहेगा, ठीक है। लिखा है कि ये 2 के इक्वल है, ठीक है। अगर ये 2 के इक्वल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज और देखिए, द लार्जेस्ट वैल्यू फॉर विच ऑफ a फॉर विच दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू 2, राइट, हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब कैसे ये पता चलेगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होंगे, ये एक छोटा सा कंसेप्ट और है, उस पर ध्यान देना जरा। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक लाइन यहाँ से जाती है, ठीक है, इस तरह से पास करती है, तो ये ग्राफ को कितने बार कट करेगी, ओनली 2 टाइम्स, तो 2 ही सॉल्यूशन हो सकते हैं, करेक्ट है। अगर एक लाइन यहाँ से पास करे या इसके और नीचे से कहीं पास करे, तो एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। बट अगर एक लाइन इस तरह से पास करे, जो इसका मिनिमा है, इसको ओवरलैप करता हुआ जाए, तो इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। इसका मतलब
यहाँ से जो ये लाइन जा रही है, दिस लाइन शुड बी y इज इक्वल्स टू 2 का लाइन, दिस लाइन शुड बी y इज इक्वल्स टू 2 का लाइन, तभी इसमें मिनिमा मिलेगा। अब मिनिमा कब मिलता है, थोड़ी देर पहले बताया, या तो आप 1 रख दीजिए इसमें या माइनस a रख दीजिए, तब आपको मिनिमा मिल जाएगा। इन केस में x की जगह 1 रख देता हूं, तो मिलेगा मॉड ऑफ 1 प्लस a, अगला हो जाएगा 1 माइनस 1 0 इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि ये केस मिनिमा का है, सिंपल बात है, ठीक है। सो 1 प्लस a का मॉड इज इक्वल्स टू 2, सो a प्लस 1 शुड बी प्लस माइनस 2, और a इज इक्वल्स टू, अगर मैं प्लस लेता हूँ तो एक ये आएगा, और अगर मैं माइनस लेता हूँ तो एक ये आएगा वैल्यू, सो 1 और -3 वैल्यू आएगा। आपसे कह रहा है लार्जेस्ट रियल वैल्यू, लार्जेस्ट रियल वैल्यू क्या होगा, -3 और 1 में कौन बड़ा, 1, सो ऑप्शन ए, और सॉरी ऑप्शन सी, प्लस का 1 ए के लिए वैल्यू हो जाएगा लार्जेस्ट, ठीक है। होप ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम मिनिमम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आपने वेन डायग्राम पढ़ रखा है तो ये सवाल समझ में आएगा, ठीक है। देखते हैं, टोटल आपसे बोला गया कि 100 लोग हैं, टोटल 100 लोग हैं, ठीक। उसके बाद 3 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप है कॉफी का 73, दिस इज कॉफी। अगला ग्रुप है टी का, इसमें है 80। नेक्स्ट ग्रुप है आपका 52, लेमनोड, ठीक है। एक ये ग्रुप है, 3 ग्रुप्स बन गए, ठीक है। इतना ये आपको दिया है। इट मे बी पॉसिबल दैट सम स्टूडेंट डू नॉट लाइक एनी ऑफ दीज 3 ड्रिंक्स, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, इट मीन्स कि जो नन वाला केस है, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब अगर कोई, अगर यहाँ 0 हुआ इसका मतलब सारे लोग कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, अगर 0 से आगे कुछ हुआ, इट मीन्स कि यहाँ पर कोई एक वैल्यू आएगी ऐसी, हो सकता है 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग जो कुछ भी लाइक नहीं करते हैं, वो यहाँ से निकल के आ जाएंगे, राइट। और टोटल 100 ही रहेगा, ठीक। सो अगर मैं यहाँ पे केस बनाऊँ, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 3, एंड माइंड इट नन, ये नन नहीं बोलना है क्योंकि नन कुछ भी हो सकता है ना। 0 होगा तो हट जाएगा, 0 से ज्यादा कुछ हुआ तो लगाना पड़ेगा। दिस इज इक्वल्स टू 100, एक इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन बन सकता है एग्जैक्टली 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एग्जैक्टली 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ एग्जैक्टली 3, ये मैं यूनियन पे बना रहा हूँ, और यहाँ से आ जाएगा ये, दिस इज इक्वल्स टू 73 प्लस 80 प्लस 52, और दिस इज इक्वल्स टू, देखिएगा ये आ गया आपका 5, 150 और 50, 205, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, सेकेंड से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट फर्स्ट एग्जैक्टली वन कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एग्जैक्टली 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो एग्जैक्टली 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एग्जैक्टली 3, और माइनस का n इज इक्वल्स टू 105। इंटरेस्टिंग, दिस इज थर्ड केस, ये आपका मेन केस है, इसके हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। सो आपको बताना है डिफरेंस, देन द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल द 3 ड्रिंक्स, ऑल द 3 ड्रिंक्स का मतलब एग्जैक्टली 3, इसी को आपको मिनिमाइज करना है और इसी को मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज तो देखो बहुत आसान है, यहाँ पे देखो कैसे करने का है, देखिएगा यहाँ पे जो सबसे कम ड्रिंक पीने वाले लोग हैं वो है 52, हो सकता है ये सारे लोग, ये सारे के सारे लोग, मैं एक केस लूंगा, विजुअलाइजेशन करना है, एक विजुअलाइजेशन मैं ले रहा हूँ, हो सकता है ये सारे के सारे लोग कॉफी और टी भी पीते हो, ठीक है। तो क्या होगा कि 52 लोग यहीं पे हो जाएंगे, इस वाले स्पेस में ही 52 लोग आ जाएंगे, और बाकी जगह पे ये 0 0 हो जाएगा, ये तीनों 0 हो जाएगा, ठीक है। इस स्पेस में 52 लोग आ जाएंगे, फिट हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो एक बार केस को चेक करके देखते हैं, क्या 52 लोग यहाँ पे फिट हो सकते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू 52 लेता हूँ, इक्वेशन चेक करना, 52 प्लस, ठीक है। अच्छा मैं ये भी चाहूंगा कि अगर मैं इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ तो ये 0 रहे, ठीक है, बाहर कोई ना जाए, सारे के सारे लोग अंदर रहे, ठीक है, तो ये 0, राइट।
सो ये कितना आएगा एग्जैक्टली 2, ये आ जाएगा आपका 104 माइनस करा तो 1, करेक्ट। तो एग्जैक्टली 2 हो जाएगा 1, एग्जैक्टली 2 हो जाएगा 1, ठीक है, मतलब ये एग्जैक्टली 2 ऊपर यहाँ 1 हो जाएगा, ये 0 0 रखना है, 1 यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्टली 2 हो गया 1, एग्जैक्टली 3 हो गया 52 और नन हो गया 0। हाँ, इस केस में फिट हो गया, फिट हो गया, बस आपको यही चाहिए था, ठीक है। इन केस अगर इसको आपने कुछ रखा तो एग्जैक्टली 2 वाला बढ़ जाएगा, ठीक है। बट आपको एक चीज और चेक करनी है कि यहाँ पर एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3 और नन ये 100 से ऊपर ना जाए, बस ये चीज और चेक कर लेना, ठीक है। तो आप जब 2 और 3 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 1 कुछ ऐसा आएगा जो ऊपर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसको ये सेटिस्फाई कर ही रहा होगा, चाहो तो चेक कर लो। 1 वाला अगर वैल्यू निकालें अपन, जब पूरा कर ही रहे तो एक बार देख लेते हैं। 1 और ये 52, ठीक है, तो यहाँ आएगा 2 और ये इसका 3 टाइम्स हो जाएगा तो 156, 156 एंड 2 158, 158 माइनस करेंगे 205 में से 158 माइनस करेंगे तो ये आएगा 7 4, ठीक है। 47 लोग एग्जैक्टली 1 हो सकते हैं, ठीक है। तो 47 1 और 52 और 0, हाँ ये 100 बनेगा। हाँ ठीक है, केस बन रहा है अपना, फिट हो गया सब कुछ, हम लोग ने चेक कर लिया, सारी कंडीशन चेक कर ली, राइट। ये थोड़ा सा चेकिंग आपको लेना पड़ेगा। तो मैक्सिमम हम लोग को क्या मिल सकता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एग्जैक्टली 3 का मैक्सिमम मिल सकता है हमें 52, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करते हैं फॉर मिनिमम। ये हो गया फॉर मैक्सिमम, मिनिमम पे काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। देखिए, ये हो गया फॉर मैक्सिमम, ठीक है। अब मैं केस लूंगा मिनिमम, यहीं से शुरू करते हैं। क्या मैं एग्जैक्टली 3 को 0 कर सकता हूँ, ऐसे शुरू कर, ठीक है। चलो ये मैक्सिमम वाला हटा दे रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा, ये हटा रहा हूँ। क्या मैं इसको 0 कर सकता हूँ, यहाँ से शुरू करिए सवाल। अगर मैं इसको 0 करता हूँ, ठीक है, तो 105 कहाँ से बनेगा, ये सोचने वाली बात है। अगर आपने बोला कि ये 0 है तो एग्जैक्टली 2, इक्वेशन क्या बनेगा, एग्जैक्टली 2 माइनस नन शुड बी इक्वल टू 105, ठीक है। एक केस ये हो सकता है कि इसको 105 कर दो, इसको 0 कर दो, बट दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल क्योंकि टोटल लोग ही 100 है। तो एग्जैक्टली 2 में 105 कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। ये गलत हो गया, मतलब 0 नहीं हो सकता। इसी तरीके से सोचिए, यही आपको क्रॉस चेक करने की कहाँ पे फिट होगा पहला कंडीशन, ठीक है। ये नहीं हो सकता, हटा दो इसको। अगर मैंने एग्जैक्टली 2 को 1 लिया होता, अब थोड़ा सा सोचना यहीं पे, अगर मैंने इसको 1 लिया होता तो यह था 103, तो ये होता आपका एग्जैक्टली 2 माइनस एग्जैक्टली 1, 103, अगेन नॉट पॉसिबल, राइट। अगला अगर आप 2 लेते तो यहाँ जाता 4, ठीक है, 4 सामने जाता तो 101, अगेन नॉट पॉसिबल क्योंकि एग्जैक्टली 2 माइनस नन 101 नहीं हो सकता, ठीक है, उससे सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इस वजह से कह रहा हूँ। अगर मैं 3 लेता हूँ, ठीक है, तो ये 6 आएगा, 6 सामने गया तो 99, तो एक केस मिला मुझे 99, ये दोनों केस तो कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ चेक करने का, अगर मैंने इसको 99 और इसको 0 लिया, मैं ऑलरेडी एग्जैक्टली 3 को 3 ले चुका हूँ, तो 99 प्लस 3 यहीं से देख लो, एग्जैक्टली 1 चेक करने की जरूरत नहीं, 102 तो यहीं से हो गया, इसका मतलब ये भी फिट नहीं होगा, ये भी फिट नहीं हुआ, आगे बढ़ो। 104, सॉरी, अगर मैं एग्जैक्टली 3 को 4 लेता हूँ, 4 लूंगा तो ये 8, 8 सामने गया तो माइनस होगा तो आएगा 97, 97 का मतलब अगर मैंने यहाँ पे 97 और 4 किया तो भी वो 101 हो जाएगा, तो 4 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 5 पहला नंबर होगा जहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, और ये पहला मिनिमम नंबर है, इससे छोटा नहीं हो सकता। तो एग्जैक्टली 3 का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 5 होगा, इसका डिफरेंस आपसे पूछा है, आंसर शुड बी 47 ऑप्शन। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, ठीक है। कोऑर्डिनेट सेट करने में टाइम खराब ना करें, ABCD आप लिख लें, और कोऑर्डिनेट्स जिसके इसके वर्टेक्स के दिए हैं वो लिख लीजिए। A का दिया है 1,1, B का दिया है 3,4, C का है -2,8 एंड D के कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। आइडिया इसका ये है, मैं आपको आइडिया समझा देता हूँ। पैरेललोग्राम में
एक मिनट। पैरेललोग्राम में जो आपके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब ये मिडिल पॉइंट है। तो आइडिया ये है कि आप ए और सी की हेल्प से ये मिडिल पॉइंट निकाल सकते हैं, फिर बी और डी की हेल्प से मिडिल पॉइंट को यूज करके डी निकाल सकते हैं। एक तो ये आइडिया है, ठीक है। अगर उसके बेसिस पे चलना है तो आंसर आ जाएगा, वी हैव नो इश्यूज। बट अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है, तो एक शॉर्टकट जैसा बनता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। देखिए, डी के अपोजिट क्या है, बी है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए अभी। जो अपोजिट में नहीं है वो है ए और सी। तो अगर आप एक्स वाला लिख रहे हैं तो ए और सी के एक्स कोऑर्डिनेट को विद साइन ऐड कर दीजिए, माइनस बी का कोऑर्डिनेट, ये आ गया एक्स का। वाई लिखना है तो सेम काम फिर से करिए, ए और सी के कोऑर्डिनेट्स वाई कोऑर्डिनेट को विद साइन ऐड कर दीजिए, माइनस बी का वाई वाला कोऑर्डिनेट। अपोजिट वाला माइनस होता है, फंडा क्या है, अपोजिट वाला माइनस होता है, ये दोनों ऐड होता है। अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम से लगाएं इसको तो यही फाइनली आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं उसको शॉर्टकट बना दे रहा हूँ, बस इतना सा फर्क आया। सो ये आ जाएगा आपका -2 -2 -3 -5, ये -4 हो गया। इधर आएगा आएगा आपका 5। ऑप्शन चेक करिए, यस ऑप्शन डी -4,5 ये आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। एलेक्स इन्वेस्टेड हिज सेविंग्स इन टू पार्ट्स, ठीक है। पहला पार्ट है सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट, ठीक है, दो पार्ट्स में। तो पहले पार्ट में लिखा है सिंपल सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन फर्स्ट पार्ट at 15% per annum at 15% per annum for 4 years is same as, पहला पार्ट मान लेते हैं P1 है, दूसरा पार्ट मान लेते हैं P2, ठीक है, is same as simple interest earned on second part at 12% per annum for 3 years, right। तो इधर आपको 60% का इंटरेस्ट मिलेगा ऑन P1, इधर आपको 36% का इंटरेस्ट मिलेगा ऑन P2। बोथ इंटरेस्ट आर सेम, सो P1 अपॉन P2 शुड बी इक्वल टू 36 अपॉन 60। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3/5 आ जाए, 3/5 करेक्ट है। 3/5 मतलब 3:5 का रेशियो, राइट। सो आपसे ये पूछा गया है, ये तो हो गया कि दो पार्ट्स किस रेशियो में, ठीक है, 3:4 के रेशियो में। आगे सवाल देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग्स इन्वेस्टेड इन फर्स्ट पार्ट, तो कितना पोर्शन उसने फर्स्ट पार्ट में लगाया। तो आप देखिए 3/8 उसने फर्स्ट पार्ट में लगाया, विच इज 37.5%, ऑप्शन ए। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एनी रियल नंबर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे बेस्ड है, अच्छा सवाल। देखिए, फॉर एनी रियल नंबर x, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका डेफिनेशन दिया है, विद द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ। जैसे अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1.5 रखेंगे, अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में सपोज 1 रखें, ठीक है, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई नेगेटिव नंबर रखें, रियल नंबर है ना इस वजह से, माइनस का सपोज 1.5 रखें, तो वैल्यूज क्या मिलेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की, वो समझना है आपने। फंक्शन से देखना जरा क्या लिखा है, लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अगर मैं एक्स इक्वल टू 1 रखूं तो लार्जेस्ट इंटीजर क्या हो सकता है, ये खुद ही इंटीजर है, तो ये इक्वल टू 1 ही हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 1.5 रखूं तो इसमें लार्जेस्ट इंटीजर क्या है, लेस देन और इक्वल टू में तो नहीं जाएगा, ये 1.5 इंटीजर नहीं, तो 1.5 से लेस क्या होगा, 1 होगा, इसका भी आंसर 1। अगर आप 1.5 पे खड़े हो, देखो माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 2, तो 1.5 यहाँ कहीं होगा, माइनस का 1.5, ठीक है। अगर ये इंटीजर नहीं है तो इससे लेस इंटीजर देखना है, इससे लेस इंटीजर कौन होगा, 2, माइनस का 2, तो इसका आंसर -2 आएगा। होप ये क्लियर है, ठीक है। इस आइडिया को लेके आगे बढ़ते हैं, ओके। देखिए क्या लिखा है, इफ सिग्मा ऑफ, अब आपको सिग्मा का आइडिया होना चाहिए, सिग्मा क्या मतलब होता है, जैसे अभी बताता हूँ, n इक्वल टू 1 से n तक जाना है, और अंदर लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/5 प्लस n/25, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 25, ऐसा लिखा है। सिग्मा का मतलब ये है कि अगर आपने n इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी रखा, सपोज आपने 2 रखा, तो इसमें n इक्वल टू 1 रखो, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनाओ, n इक्वल टू 2 रखो, एक और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनाओ, और दोनों को ऐड कर दो, ये मतलब होता है सिग्मा का, ठीक है।
तो अब आप ये देखने की कोशिश करना, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा। सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 से n तक, ये आपका हो जाएगा 5 प्लस n अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 25। करेक्ट है। सोचो कि अगर मैंने n इक्वल टू 1 रखा होता, अगर मैंने n इक्वल टू 1 रखा होता, तो ये आता है 6/25, 0 पॉइंट समथिंग। अब 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा होता, ठीक है, एन की जगह, कैपिटल एन की जगह 2 रखा होता, मैं कैपिटल एन की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने कैपिटल एन की जगह 2 रखा होता, तो इस केस में पहला ब्रैकेट आता आपका 6/5, अगला ब्रैकेट आता आपका 7/25। तो आप चेक करिए, इन सब में आपको 0 मिलेगा टिल जब तक ये 1 ना हो जाए। 1 कब होगा? जब मैं एन की जगह 20 रखूंगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि n इक्वल टू 19 तक जो सिग्मा आएगा, n इक्वल टू 19 रखने तक जो सिग्मा आएगा, देख लो, 19 रखा तो 24/25, ये भी 0 पॉइंट समथिंग है। इन सब का सम 0 होगा। फर्स्ट टाइम आपको 1 कब मिला? जब आपने 25/25 किया, यहाँ 1 मिला, ठीक है। अगली बार आपको 2 कब मिलेगा? 1 के बाद 2 पे क्रॉस करना चाहिए, जब आप यहाँ रखेंगे 50। 50/25 इज 2, करेक्ट। अब समझने वाली बात ये है कि अगर मैं 49 तक रखता जाऊं, तो 49 तक इस सब का सम तो पहले लिख दो 0, और मुझे सम कितना क्रिएट करना है? 25, ये याद रखना, ठीक है। 25/25 से 1 बना फर्स्ट टाइम, फिर 26/25 से 1 बनेगा, और कहाँ तक 1 बनेगा? 1 बनेगा आपका 49, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं लास्ट, 49/25 तक 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, तो 1 बनेगा। बट क्या इन सबको ऐड करने से 25 बना? चेक करिए, 25 से 49 कितने टर्म्स हुए? नंबर ऑफ टर्म्स होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1, ये आएगा आपका 24 और एक 25। 24 और एक 25, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं अगर 25 से शुरू करूं, ठीक है, और 49 तक जाऊं, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके टोटल, इन टोटल जो आएंगे, वो आएंगे 25। और 25 टर्म्स जब तक ऐड नहीं होंगे, तब तक आपको 25 सम नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर से 1 1 1 1 मिल रहा है यहाँ तक। और ये 25 बार 1 मिलेगा, मतलब 25 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल एन की वैल्यू कहाँ तक ले जानी है? कैपिटल एन की वैल्यू 49 तक ले जानी है। तो 49 कैपिटल एन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल अबाउट ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें सिर्फ वेरिएबल्स दिए हैं, मैं पहले फिगर इसका ड्रॉ कर लेता हूँ। ऑल दी वर्टाइसेस ऑफ ए रेक्टेंगल लाई ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। सर्कल, एक सर्कल है, ठीक है। सारे वर्टाइसेस रेक्टेंगल के इसी सर्किल के ऊपर है, इस तरह से कुछ, ओके। ये इसी पे है। सो यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री, बट ऑब्वियस होगा, ठीक है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है? सर्किल का रेडियस आर है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप ये ड्रॉ करें, ये होगा 2r, क्योंकि सेंटर पे पास करता हुआ जाएगा, तो 2r होगा, ये पहली चीज। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, अगर ये l है और ये b है, और ये 2r हो गया है, क्योंकि रेडियस r है तो ये 2r होगा, तो पेरीमीटर p का मतलब यहाँ पे है 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b, पहली चीज, ठीक है। आपको एरिया बताना है, एरिया का मतलब है l इंटू बी बताना है। अब एक चीज समझने वाली है कि एल और पी मैंने अपने आप से अज्यूम करा है, क्वेश्चन ने मुझे पी प्रोवाइड कराया था, आर प्रोवाइड कराया था, तो जो आंसर होगा वो पी और आर में ही लाना है, बट एल इंटू बी का आंसर लाना है, ठीक है। अब सॉल्व करने पे आते हैं। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं? पहला है पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो यहाँ से शुरुआत करिए। सो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं एल स्क्वायर बी स्क्वायर एलिमिनेट करना चाहूंगा, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट वाले का सहारा लूंगा, ठीक है। सो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एल प्लस, कंडीशन लिख रहा हूँ मैं, एल प्लस बी इज इक्वल्स टू p/2, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb
2LB इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 4। और मैं लिख सकता हूँ क्या, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2LB इज इक्वल्स टू 4R स्क्वायर। एल बी, हाँ यही तो चाहिए था, ये एरिया है। सो क्या मैं ये आगे लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर बाई 4 माइनस 4R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2LB। सो व्हाट इज LB? LB मतलब एरिया। ये आ जाएगा पी स्क्वायर बाई 8 माइनस 2R स्क्वायर। ठीक है, अब ऑप्शन जैसे भी एडजस्ट करके दिया है, अगर ऐसे दिया है तो ये आंसर है, अगर 8 मल्टीप्लाई करके दिया है तो वो आंसर है। ठीक है, सो एरिया आ चुका है, एरिया इज पी स्क्वायर बाई 8 माइनस 2R स्क्वायर। मैंने सब कुछ ना पी और आर में कन्वर्ट करना है क्योंकि सवाल में से पी और आर दिया था। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस पे है। अच्छा सवाल देखिए, अमल बाइज 110 किलोग्राम syrup and 120 किलोग्राम जूस। ठीक है, ये उसने परचेज किया, ये क्वांटिटी है। सिरप बीन, अब कॉस्ट के बारे में बात हो रही है, जो सिरप है वो 20% लेस कॉस्टली है जूस से। मतलब अगर इसका कॉस्ट 100 है, ठीक है, तो इसका होगा 80। अगर ये 100 के है तो ये 80 के होगा। ठीक है, उसने सेल कितना करा, अब सेल पे आते हैं। सेल उसने करा 10 किलोग्राम सिरप एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, तो उसको कितना मिला होगा, सेलिंग प्राइस कितना जनरेट हुआ होगा। 10 किलोग्राम सिरप 10% प्रॉफिट का मतलब 88 पे सेल किया होगा, प्लस 20 किलोग्राम ऑफ जूस, 20 किलोग्राम ऑफ जूस 20% ऑफ प्रॉफिट मतलब 120 के पे सेल किया होगा। तो टोटल यहाँ से जो अभी बेचा है, फर्स्ट सेल ये हुआ, इससे उसको एस पी वन कितना मिलेगा, ये फर्स्ट सेल हुआ, ये आएगा 880 के प्लस 2400 के, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 80 लास्ट में, और के रहेगा 3230 के। ठीक है, ये एस पी वन आ गया, ये इतना सेल कर दिया। अभी भी सामान बचा हुआ है कितना, 10 इसमें से निकला, 20 इसमें से, 100 किलोग्राम दोनों का बचा हुआ है। मिक्सिंग द रिमेनिंग जूस एंड सिरप, अब बाकी का उसने मिला दिया। ठीक है, बाकी का मिला दिया और सेल कर दिया मिक्सचर को 308.32 रुपीज पर किलोग्राम। तो जो सेकेंड मिक्सचर है, ठीक है, टोटल 200 किलोग्राम बना, ऐसा बोल सकते हैं, तो इसको सेल कर रहा है वो इतने रुपए में। ठीक है, तो डबल जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, तो 2 टाइम्स कर दो इसका, 4616 और 6, इतने रुपए में सेकंड वाला उसने बेचा। ठीक है, ये सेकंड वाले का हो गया। फिर से बता रहा हूँ, 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम बेचा, 10 किलोग्राम यहाँ से 20 यहाँ से, तो 100 किलोग्राम को इस रेट पे बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस यहाँ से मिला। ठीक, टोटल सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ओके, कुल मिला के उसका प्रॉफिट हुआ 64% का। तो इसका मतलब पहला काम ये करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट लिखना पड़ेगा और टोटल सेल लिखना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट यहाँ से आएगा, 110 किलोग्राम 80 पे खरीदा था, तो कॉस्ट फर्स्ट वाले का आएगा आपका 8800 के, प्लस 120 किलोग्राम 100 के पे तो 12,000 के, ये टोटल कॉस्ट है 20,800, 20,800 के। इस पे 64% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आएगा, मतलब 64% बढ़ाएंगे अगर इसको, तो टोटल सेलिंग प्राइस आएगा, तो टोटल सेलिंग प्राइस इज 61664 प्लस 3280 के। ठीक है, अब ये एक लंबी सी कैलकुलेशन है, यहाँ से के आएगा, क्या निकालना है वो आपको बता देता हूँ। आपको बताना है अमल का कॉस्ट प्राइस फॉर सिरप कितना है। कॉस्ट प्राइस फॉर सिरप इज 80 के, यहाँ से आप के फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन पार्ट है, आप करिएगा। ठीक है, ये आपको मैं दे रहा हूँ, आप इसको कमेंट करिएगा उसके बाद, और यहाँ के जो भी आएगा इसको यहाँ प्लेस करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा फॉर 80। ठीक है, लॉजिक आई थिंक पूरा क्लियर। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन, उसके ऊपर। ठीक है, लिखा है नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 20 आइडेंटिकल वैल्यूज
among 4 children such that each child gets some value but no child gets an odd number of value. It means कि पहले तो देखो 4 बच्चे हैं ए बी सी डी, ठीक है, इन सबको आपको 20 वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कुल मिला के ये 20 के 20 वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। पर हर एक को कितना कितना मिलेगा, हर एक को मिलेगा ऑड नंबर नहीं मिलना चाहिए, मतलब इवन नंबर मिलेगा। तो क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि पहले वाले को मान लो कि 2a डैश, दूसरे वाले को 2b डैश, तीसरे को 2c डैश और चौथे को 2d डैश वैल्यू अगर मिला तब भी ये 20 होना चाहिए। तो a डैश, b डैश, c डैश और d डैश क्या होगा 10, वेयर ए बी सी डी का जो डैश है, ए बी सी डी डैश जो मैंने लिखा है, दिस कुड बी एनीथिंग बट नॉट जीरो, मतलब ये नेचुरल नंबर हो। अब इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, अगर ये नेचुरल नंबर है तो फॉर्मूला इसमें लगेगा n-1 सी आर माइनस वन, ठीक है। n आपका हो जाएगा 10, तो 10-1 और r होगा 1 2 3 4, 4 लोगों में, ओके। सो 9c3, 9c3 मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो 3 इंटू 2 तो ये गया आपसे और ये यहाँ से गया, तो 12 इंटू 7 84। तो 84 वेज में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो ये सेशन का लास्ट सवाल था। तो आज हम लोग ने कंप्लीट किया कैट 22 स्लॉट 1 फॉर क्यूए। अगले सेशन में हम लोग कैट के जो 22 के स्लॉट्स हैं और उसके आगे की स्लॉट्स हैं उसको कंटिन्यू रखेंगे इस सीरीज को। नेक्स्ट स्लॉट आपको मिलेगा स्लॉट 2 पे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो बिल्कुल इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, ताकि ये कंटेंट आपके पास बार बार आता रहे और हमको मोटिवेशन मिले नए नए कंटेंट और नई नई चीज़ें आपके साथ शेयर करने का। थैंक यू सो मच।